जय हिंद। वेलकम टू हिज फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे जो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज आई टीच कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स में मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा। सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। तो चैप्टर का नाम है हमारा साउंड। आई विल स्टार्ट जस्ट चैप्टर का नाम एज आई सेड कि साउंड है और साउंड इज काइंड ऑफ वेव। साउंड इज काइंड ऑफ वेव। तो वेव क्या है, सबसे पहले हम वेव के बारे में बात करें। वेव क्या है? तो वेव के बारे में हमें पता है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। अगर हम कहीं भी किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एज ऑफ नाउ, अभी मैं बात कर रहा हूँ या अभी मैं कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर्स, ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं बात कर रहा हूँ, तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो हमें इसके बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे लंग्स में एयर होती है, वो एयर यहाँ से पास होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड से पास होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जब हम अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर हाथ रखें और एज वी आर स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस वन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट। ये वाइब्रेट होता रहता है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। So what is the sound? It is a kind of wave which produces due to disturbance produced in the medium. हमने बोला ये वाइब्रेट हो रहा है, तो मीडियम क्या है? एयर। एयर मीडियम, ड्यू टू वाइब्रेशन इट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर कोई गिटार वायर है और गिटार वायर के वायर को हमने प्लग किया, तो वहां पे क्या है? एयर है ना, मीडियम, और गिटार वायर स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड ड्यू टू वाइब्रेशन वो एयर मीडियम को डिस्टर्ब करता है। सो साउंड प्रोड्यूसेस इन दैट केस, राइट? यस। या सिंपली मैं बोलूं कि एक स्टोन है, पत्थर है, उसको हमने पानी में ऐसे ड्रॉप किया या थ्रो किया, तो वहाँ वाटर मीडियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वाटर मीडियम डिस्टर्ब होने की वजह से वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिपल फैक्टर्स। वो हो गया ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइक जब पत्थर गिरता है पानी में तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली। तो व्हाट इज वेव? फर्स्ट ऑफ ऑल वेव क्या है? ऑलरेडी डेफिनेशन मैं दिखा दूंगा आपको कि मैंने लिखा है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces which produces which produces due to disturbance, due to disturbance produced in the medium, disturbance produced in the medium, right? That is वेव। ये साउंड या वेव का डेफिनेशन हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की हम बात करें तो वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वेव का क्लासिफिकेशन दो है। एक है, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज मैकेनिकल वेव, एक है मैकेनिकल वेव, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स क्या है? दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जिनको प्रोपेगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है इसका भी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो सिंपली व्हाट इज मैकेनिकल वेव? दोज वेव्स which
require material medium for their propagation, जिनको प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन क्या होता है, वेव मोशन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन, सो दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, और मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल्स हैं इनके ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल, और भी हैं बट हम दो ही पढ़ रहे हैं। ट्रांसवर्स, एग्जाम्पल्स आर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो कुछ वेव ऐसी हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मटेरियल मीडियम रहे तो भी वो प्रोपेगेट करेंगे मटेरियल मीडियम में भी, और अगर कहीं मटेरियल मीडियम नहीं है तो भी प्रोपेगेट करेंगे। ठीक है, और ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, दोज वेव्स विच रिक्वायर, दोज waves which require, which do not require material medium for their propagation, which do not require material medium for their propagation, right, that is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्या क्या, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्फा रेज, ये सब कैसे हैं, इवन रेडियो वेव्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि साउंड इज काइंड ऑफ वेव। वेव क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, एंड classification of wave is of two type basically, one is mechanical wave and other is electromagnetic wave। mechanical waves क्या है, those waves which require material medium for their propagation, like एक sound है, we can't talk on moon, हम चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते because वहां पे एयर नहीं है, मतलब मटेरियल मीडियम नहीं है, तो हम वहां पे बात नहीं कर सकते। तो साउंड वेव जो कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एक टाइप है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है, दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, तो हमें साउंड वेव के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड दूसरा जो वेव का क्लासिफिकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, लाइक टेलीफोनी वाले, लाइक जिनमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा है, बीटा है, ये वेव्स कैसी हैं, दीज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैकेनिकल वेव्स का, कि मैकेनिकल वेव्स को बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन। तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, ऑलरेडी हमने बताया कि दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, नाउ दे कैन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ मैंने दोनों के एग्जाम्पल, दोनों को एज अ एग्जाम्पल लिख दिया है, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अदर इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने टाइप्स ऑफ वेव्स नहीं बल्कि हम मैकेनिकल वेव्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल वेव, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ओके, हम मैकेनिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, मैकेनिकल वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रांसवर्स वेव क्या है। अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को एक वॉल से सपोज हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे,
and just we are making a jerk like this, then there will be formation of this kind of wave. ऐसा वेव बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा. तो दैट काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. अब बेटर ये होगा कि ट्रांसवर्स वेव को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें. आप लोग कभी ना कभी रिसॉर्ट में गए रहे होंगे और रिसॉर्ट में एक वेव पूल होता है. वेव पूल में जहां पे वेव जनरेट होती है और हम पानी के अंदर अगर होते हैं और वेव्स आ रही है तो हम अपने जगह पे ऊपर नीचे होते हैं. आप जरा समझिए, वेव ऐसे जा रही है और हम पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम में हम कौन हुए? पार्टिकल हुए. हमारा वाइब्रेशन कैसा होता है? ऐसा होता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, वेव्स जो वाटर वेव्स हैं वो ऐसे जा रही है, ऐसे, और हम पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करता है? इट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, बिकॉज ये डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ वेव का और ये पार्टिकल का वाइब्रेशन है. तो हाउ दे आर वाइब्रेटिंग? परपेंडिकुलर, राइट. तो यही हम लोग एज अ डेफिनेशन लिख देंगे. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव की? ट्रांसवर्स वेव्स आर those waves in which particle of the medium, in which particle of medium vibrate. कैसे? कीवर्ड इसका आ जाएगा वाइब्रेट. कैसे वाइब्रेट करता है? perpendicular. This is in short perpendicular to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave. ये definition हो गया. Okay, very important it is. What is transverse wave? Transverse waves are those waves in which the particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. और याद रखिए, एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको कि हम अगर रिसॉर्ट में होते हैं तो रिसॉर्ट में जो वेव पूल होता है, वेव पूल में वेव ऐसे आती हैं और हम पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट लाइक दिस वे. ओके, तो direction of propagation of wave and particle of the medium, they vibrate perpendicular to the each other. तो सिंपली ये डेफिनेशन हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव का. और जब ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है कहीं पे तो हमने यही बताया, इट इज मूविंग लाइक दिस वे. ऐसे भी जनरेट हो सकती है और अगर ये पार्ट में रब कर दूं, यहां से स्टार्ट कर दूं, तो वेव कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर आल्सो, राइट. तो अगर मैं ये पीछे वाला पार्ट गायब कर दूं या कुछ भी हम लोग देख लें, दैट डज नॉट मैटर. एक पार्ट होता है जो ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये होता है ट्रफ. TROUGH, और ये क्रेस्ट. तो अल्टरनेटली क्रेस्ट ट्रफ इज गोइंग टू बी फॉर्म, राइट. ये ट्रांसवर्स वेव हो गया. तो ट्रांसवर्स वेव क्या हुआ? ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट. कैसे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. और मीडियम इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. अपर पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट, नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ. तो क्रेस्ट एंड ट्रफ में डिवाइड होता है. अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं लाइक एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है? It is the maximum displacement of the particle, maximum displacement of particle from mean to extreme position, या from its mean position, राइट. ये क्या हो गया इसका डेफिनेशन एम्पलीट्यूड का. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. आप सोचिए ना कि अगर नदी में पानी या रिवर में पानी या पॉन्ड में पानी है, वो स्टिल है, एकदम बिल्कुल शांत है, उसका जो लेवल है नॉर्मल है, और हमने उसमें पत्थर डाल दिया
तो वेव जनरेट होगी। तो जो नॉर्मल लेवल से वेव का हाईएस्ट पोजीशन है वो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दैट इज हियर कि ये इसका नॉर्मल लेवल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दिस इज एम्पलीट्यूड, राइट। तो एम्पलीट्यूड का टर्म समझ में आया। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम के हिसाब से चलूं तो यहाँ क्रेस्ट है, यहाँ क्रेस्ट है, ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। या फिर दो ट्रफ के बीच का, यहाँ पे भी ट्रफ है ना, ट्रफ ट्रफ, तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का भी डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, एंड ट्रफ नहीं, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड wavelength. That is the definition of wavelength. So I can say it is the distance between two consecutive या two successive crest और ट्रफ, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है, राइट। और कुछ टर्म्स है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम कैसे डिफाइन कर लेंगे? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव। अगर मैं यहां से वेव चालू करता हूं कि वेव यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से स्टार्ट हुआ तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस, अच्छा हम डिफाइन क्या करना चाहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव, और वन वेव कब होगा? जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनाएंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना हुआ टाइम पीरियड जिसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव। इट इज द time taken by the particle to complete one wave, that is called time period, ठीक है। जितने समय में एक वेव कंप्लीट हो जाए, that is called time period। अब नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वेव बन गया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है ट्रांसवर्स रिलेटेड। अब हम बात करें अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है? जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लाइक हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है दैट स्टार्ट टू वाइब्रेट एज वी आर स्पीकिंग, तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। आप जरा सोचिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, एक ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसा कोई शेप का ट्यूनिंग फॉर्क होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया होगा इससे रिलेटेड। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम रबर, अच्छा इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। तो प्रॉन्ग्स को अगर हम रबर पैड पे हिट करते हैं, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, ऐसे स्टार्ट करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जरा ऑब्जर्व करिए कि ये जो प्रॉन्ग्स के बीच में यहाँ पे क्या है? एयर है। क्या है? एयर। तो जब ये स्टार्ट करेगा वाइब्रेट, तो इसके बीच का जो एयर है एक बार कंप्रेस होगा। कंप्रेस मतलब दब जाएगा एयर, ठीक है, और फिर नॉर्मल पोजीशन में आएगा। फिर प्रॉन्ग्स ऐसे हो गए,
अगर प्रॉन्ग्स ऐसे हो गए तो इनके बीच का जो एयर है दैट विल गेट मैक्सिमम स्पेस टू वाइब्रेट, ज्यादा जगह मिलेगा। तो ये कंडीशन है, जब दब जाएगा तो कंप्रेशन, और जब ये इट गेट द मैक्सिमम स्पेस टू वाइब्रेट दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे बनता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो C फॉर कंप्रेशन है, कंप्रेशन, एंड R फॉर रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। वन शॉर्ट वीडियो होगा एंड विल कंप्लीट एंटायर साउंड इन दिस वीडियो ओनली। तो हमने देखा यहाँ बाकी सारे टर्म्स जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, सारे टर्म्स इनके यहाँ भी सेम होंगे। बस डिफरेंस क्या होने वाला है कि यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो यहाँ डेफिनेशन चेंज होगी सिर्फ वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेवलेंथ यहां पे हमने कैसे डिफाइन किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, यहां डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं आराम से कि वेवलेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। रेस्ट ऑफ ऑल विल बी सेम। अब सवाल ये आता है कि दो दो डेफिनेशन हम वेवलेंथ की अगर पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और सर फिर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यस, दोनों डेफिनेशंस अपने अपने जगह है। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दैट इज ट्रू फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बट इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो आगे हम डिफाइन करेंगे कि वेवलेंथ का जनरल डेफिनेशन क्या होगा। वैसे मैं फिर से बता दूं कि दो पार्टिकल अगर सेम फेज में है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन सेम फेज दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, यहां मैंने ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन तो लिख दिया बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव का डेफिनेशन नहीं लिखा। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होता है, हमने बताया जैसे प्रॉन्ग्स है ना ट्यूनिंग फॉर्क के, ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, लंग से जो एयर जा रहा है वो वोकल कॉर्ड से पास हो रहा है और पास होके कहाँ तक जा रहा है, जो ये रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर तक जा रहा है। या मैं ऐसे बोलूं कि आप लोग तक, ये जैसे भी अगर कोई लाइव ऑडियंस सामने है तो उस केस में मेरी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी, यहां से ये कंप्रेशन ये वाइब्रेट हो रहा है ना, तो कंप्रेस हो रही है, एयर कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहा है। तो यही कंप्रेशन रेयरफैक्शन इट ट्रैवल टू यू, राइट। मतलब टू यू मतलब मैं बात कर रहा हूं जो ऑडियंस सामने बैठी है उसके। तो ये ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहा है, फाइन। तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी ऐसा और वाइब्रेशन भी ऐसा, ऐसा मतलब प्रॉपरली आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, आई एम टॉकिंग लाइक ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज लाइक दिस, और इसका जो वाइब्रेशन है वो भी ऐसा है, तो पैरेलल है। तो यहां हमने लिखा था ट्रांसवर्स में कि those waves in which the particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave,
यहां क्या वर्ड आ रहा है, पैरेलल। तो बाकी पूरा डेफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर वी विल हैव अ वर्ड दैट विल बी पैरेलल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि longitudinal waves are those waves in which the particle of the medium vibrate, कैसे, parallel to the direction of propagation of wave। parallel word आएगा, parallel, राइट, कीवर्ड। बाकी सब यही रहेगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। कौन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो हम डेफिनेशन अल्टीमेटली क्या लिख लेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, इट इज द those waves in which the particle of the medium vibrate instead of perpendicular, हम लोग कौन सा वर्ड लाएंगे, parallel to the direction of propagation of wave। तो आई होप आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव समझ में आया। दैट इज अ मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन, ये मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन है। तो अब हम चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी एज द, यहाँ पे यस दिस पार्ट ऑलरेडी आई हैव टेल, ये मैंने बता दिया है आप लोग को क्लासिफिकेशन। तो अब हम चलेंगे इस पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव दैट इज द टाइप ऑफ वेव्स। अच्छा ये वही है, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू किया है। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। एज यू कैन सी, अगर मैं वेव यहाँ से, ये हमारा क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, राइट, यस। यहाँ दो कंप्रेशन के, दो रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ। बाकी सब तो ऑलरेडी हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब जो डिफरेंस के नाम पे दूसरा टर्म है वो क्या होगा, वो है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई m। यहाँ पे t जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड स्मॉल m इज कैपिटल M बाई L जो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, या इसी टर्म को हम लोग लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी। अब जरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में आ जाइए कि मान लीजिए अगर एक गिटार वायर है, ठीक है, गिटार वायर, तो गिटार वायर का जो वायर होता है हमें पता है बहुत पतला होता है और बहुत टाइट होता है, क्योंकि जैसे हम गिटार वायर के वायर को प्लग करते हैं इट स्टार्ट टू वाइब्रेट, राइट। तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वेलोसिटी या वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर टेंशन इन द वायर इज मोर, मतलब वायर बहुत टाइट है तो टेंशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर। दूसरा टर्म, वायर बहुत पतला होता है और उसका मास बहुत कम होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ उसका क्या है, इज वेरी स्मॉल। तो ये मास पर यूनिट लेंथ जो स्मॉल m है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी। किधर है, डिनोमिनेटर में है। और हमें पता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो ये मास पर यूनिट लेंथ इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वायर पतला होता है और उसका मास कम होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ बिकम वेरी स्मॉल। अगर ये कम हुआ तो वी विल बी मोर। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, v यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। यहां हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव is given by it depending on two factors, एक है टेंशन इन स्ट्रिंग और दूसरा है मास पर यूनिट लेंथ। आप लोग को फार्मूला याद रखना रहेगा। तो फाइनली फार्मूला क्या है हमारा, v is equals to root of t by m। it is the velocity of transverse wave, and velocity of transverse wave depend on two factors, it is
directly proportional to square root of tension in a string and inversely proportional to square root of, I can say velocity is directly proportional to square root of t, that is tension in a string, and velocity is inversely proportional to root of linear density or mass per unit length. अब हम बात करें नॉर्मल लॉन्जिट्यूडिनल वेव के बारे में। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो हमारा ऑफ कोर्स साउंड वेव है, तो ये साउंड वेव कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका जो फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय रूट ऑफ गैमा पी बाय रो। पहले तो टर्म्स बता दूं कि v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है। v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। टी क्या है, सॉरी गैमा क्या है? गैमा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, सीपी बाई सीवी होता है, बाद में पढ़ोगे आप लोग। ये जो है ये होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो। एंड रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। थोड़ा मैं इसको और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो जो वेलोसिटी है यहां पे हमने मेंशन किया v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, gamma is a specific heat ratio and rho is the density of the medium and p is the pressure of the medium, p is the pressure of medium। तो ये सारे टर्म्स हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन गामा, दैट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, एंड फॉर मोनोएटॉमिक इस गामा का वैल्यू 1.41 होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, जिस एक ऐसा गैस जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम होता हो। एंड P जो है वो प्रेशर ऑफ द मीडियम है। हम प्रेशर ऑफ मीडियम के बारे में थोड़ा और बात करेंगे कि जो प्रेशर ऑफ द मीडियम है एट 1 एटमॉस्फेरिक इट इज गिवन बाय 10⁵ पास्कल। क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड रो डेंसिटी ऑफ एयर इट इज गिवन, यूजुअली इट इज गिवन बाय रो का वैल्यू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.03 है, 1.03 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, यूजुअली हम यही लिखते हैं। और एट स्टैंडर्ड प्रेशर, जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज गिवन बाय 10⁵ पास्कल। तो इतने इंफॉर्मेशन है, ये फैक्टर्स के ऊपर जो है वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव डिपेंड करता है। मैंने सारे टर्म्स मेंशन किया, फॉर्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा p बाई रो। फाइन। तो ये फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अनदर वे, पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है, एज आई सेड कि डेफिनेटली लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, बट ये वन शॉट वीडियो है, बट आई विल एक्सप्लेन इच एंड एवरीथिंग। जो फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहा है लाइक इन 11th स्टैंडर्ड इतना डिटेल में, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। सो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो अब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, तीनों में क्या रिलेशन है? ऑलरेडी हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, बट वो आया कैसे है? जस्ट आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, वही पार्ट मैं बताने वाला हूँ। तो अगर हम एक वेव ले लेते हैं, एक वेव, सिर्फ एक वेव, दिस, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव होता है। नॉट नेसेसरी कि डायग्राम में जैसा मैंने लिया आप भी वैसा ही ले लें, आप डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं लाइक दिस वे, क्रेस्ट ऊपर ट्रफ नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके बना लिया, तो दिस इज वन वेव,
एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव हो गया, और एक वेव के लिए जो डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस विल बी फॉर वन कंप्लीट वेव, आई विल राइट देयर, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ विच इज लेमडा फॉर वन कंप्लीट वेव। यहां मैं लिख देता हूं फॉर वन कंप्लीट वेव। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक वेव कब बनता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनता है। तो फॉर वन कंप्लीट वेव डिस्टेंस, जब वेव यहां से यहां पहुंचा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, दैट इज लेमडा। डिस्टेंस कितना हो गया, लेमडा हो गया। लेकिन टाइम यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम लगा दैट इज टी। तो आई विल राइट टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या है हमारा, टाइम पीरियड इज टी। तो हमें पता है कि जो स्पीड, हमें क्या क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात हम कर रहे हैं, तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है कि सिंस स्पीड इज इक्वल्स टू, सिंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे स्पीड मतलब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट विल बी इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ। तो इट विल बी वेवलेंथ अपॉन टाइम के जगह टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब इनके नोटेशंस हम अप्लाई कर ले तो वेलोसिटी इज v, वेवलेंथ इज लेमडा, टाइम पीरियड इज t, तो v विल बी लेमडा बाई t। और हमें एक रिलेशन पता है कि v विल बी लेमडा इंटू n, मैं स्मॉल n ले लेता हूं, लेमडा इंटू n, सिंस 1 अपॉन टाइम पीरियड n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो हमें रिलेशन यहां मिल गया, क्या क्या चाहिए था, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो हमें रिलेशन क्या मिला, v इज इक्वल्स टू एन लेमडा, समटाइम्स फ्रीक्वेंसी को हम f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू f लेमडा, दोनों में से कोई भी चलेगा, तो वी गेट द रिलेशन। अच्छा, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव की थोड़ी सी बात कर लें कि एक तो डेफिनेशन हो गया ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्जिट्यूडिनल वेव का। ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या होगा, एक पॉइंट में हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन दोनों में। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave, और इसमें longitudinal waves are those waves in which the particle of the medium vibrate parallel। यहाँ एक वर्ड आ गया perpendicular का कीवर्ड, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave। दूसरा, वेवलेंथ का डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज वेवलेंथ, राइट। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, करेक्ट। नाउ ये जो है ट्रांसवर्स वेव, ये मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट और लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ, क्योंकि वेव बनती तो ऐसे जा रही है ना, नहीं तो नॉर्मल लेवल ऐसा था, अब इसके ऊपर वेव गई तो क्रेस्ट और नीचे गई तो ट्रफ, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। और इसमें मीडियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वन इज कंप्रेशन एंड अदर इज रेयरफैक्शन, राइट। एंड बोथ द वेव्स आर डबली पीरियोडिक, डबली पीरियोडिक मतलब दे आर पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज दे आर पीरियोडिक इन स्पेस, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है
and both the waves are the part of mechanical waves, they require material medium. तो आप ऐसे 7-8 जो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मैं डेफिनेशंस वगैरह बता चुका हूँ, आपको वही पॉइंट्स लिखने रहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में लिखाऊंगा नहीं, जस्ट बता दिया कि दोनों में डिफरेंसेस या दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द नॉलेज आल्सो। तो अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। तो अगला पार्ट है हमारा फेज एंड फेज डिफरेंसेस। फेज एंड फेज डिफरेंसेस। तो फेज डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर उनमें रिलेशन हम पढ़ लेंगे, राइट। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। अगर मैं टर्म लिखूं यहां पे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, सॉरी, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इट इज द डिस्टेंस। पाथ डिफरेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स, ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। दूसरा टर्म है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को, डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहा हूं, डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट between two particles, between two particles, it is the angular displacement। एक है linear displacement और दूसरा angular displacement between two particles। linear displacement है तो path difference जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और angular displacement है तो डेल्टा से, that is called the phase difference। अब इनमें एक्चुअल में इनके कहने का मतलब क्या है, दैट आई विल टेल यू। कि आप मान लीजिए कि अगर एक वेव हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ये कोई वेव है ऐसा, एक सिंगल वेव है, ठीक है। तो एक सिंगल वेव का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, फॉर वन कंप्लीट वेव, फॉर वन वेव या वन कंप्लीट वेव, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा यहां से, एक वेव की बात कर रहे हैं ना, तो जहां से स्टार्ट हुआ और एक वेव जहां पे कंप्लीट हुआ, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनता है, तो इनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेवलेंथ ना, दैट इज लेम्डा, राइट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेम्डा हो गया। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर एक वेव कंप्लीट हुआ या वन सेट ऑफ रोटेशन कंप्लीट हुआ या वन सेट ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो जो एंगल सेंटर पे बनता है वही हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 360 डिग्री है या 2 पाई रेडियन है। क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। तो जब एक वेव कंप्लीट हुआ तो एंगल कितना बन गया, 2 पाई रेडियन। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा लेम्डा है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फॉर वन कंप्लीट वेव, यहां मैंने लिखा है, तो फॉर वन कंप्लीट वेव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, जिसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा x है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया ना, x से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा से। तो फॉर वन कंप्लीट वेव, दोनों के लिए हम फॉर वन कंप्लीट वेव दोनों कंडीशन लिख रहे हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। बट मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल इस पोजीशन P पे है, कहां पे है, पोजीशन P पे,
तो ना हम ऐसे देख के बता ही नहीं सकते कि ये कौन से पोजीशन पे। तो अगर हम एज्यूम कर लें, यहाँ मैं x निकाल लेता हूँ, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो पार्टिकल है ये एट डिस्टेंस x है, तो उसका फेज एंगल कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कितना होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहां हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लें कि यूनिटरी मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर वन कंप्लीट वेव अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेमडा है, तो फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेमडा फेज डिफरेंस इज 2 पाई। आई विल राइट फॉर linear displacement lambda phase difference that is angular displacement is 2 pi. So for linear displacement अगर हमारा यूनिट हो, वन यूनिट हो, for linear displacement of one, phase difference will be 2 pi by lambda. And if I will say for linear displacement अगर x है, for linear displacement x, phase difference क्या हो गया, phase difference delta will be, वही x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 pi by lambda into x. This is the relation between phase difference and path difference. यहाँ पे 2 pi by lambda is called the phase constant. 2 pi by lambda क्या है हमारा, phase constant है. 2 pi by lambda, यहाँ पे 2 pi by lambda is phase constant. And we get the relation between path difference and phase difference. तो phase difference delta is equals to 2 pi by lambda into x is path difference. तो हमें relation मिला delta is equals to 2 pi by lambda into x. This I can say phase difference is equals to 2 pi by lambda into x is our path difference. ओके, तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस है. फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. अब इसका थोड़ा और एग्जांपल हम लोग देख लें, एक दो एग्जांपल देख लें तो ज्यादा बेटर वे समझ में आ जाएगा. अगर मैं ऐसे बता दूं कि ये हमने कोई एक वेव ले लिया, यस दिस इज एनी काइंड ऑफ वेव, ऐसे, ठीक है. तो हमने ये बताया कि अगर ये हमारा पाथ डिफरेंस x इज इक्वल्स टू लेमडा है तो फेज डिफरेंस डेल्टा इज 2 पाई, करेक्ट, ये हमने निकाला. बट अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ की, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है हमारा, तो ये x का वैल्यू अभी कितना हो गया, लेमडा बाई 2. तो देखें हमारा रिलेशन है सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू x. तो आई विल से फॉर x इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2, जब पार्टिकल यहाँ पे है पॉइंट P से, तो P पे x जो है वो लेमडा बाई 2 है. सो देयरफॉर डेल्टा विल बी 2 पाई बाय लेमडा इनटू x इज लेमडा बाई 2, लेमडा लेमडा कैंसल, 2 कैंसल, तो हमें मिल गया पाई रेडियन दैट इज 180 डिग्री, राइट. और वैसे भी हमें पता है कि जब एक वेव कंप्लीट होता है तो टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री. अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये देखिए, ये क्रेस्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट और नीचे वाला पार्ट ट्रफ. तो जब एक वेव कंप्लीट होता है तो टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री ना, यस. तो वही है. तो यहाँ हमने क्या देखा
कि अगर पार्टिकल P पे है तो पूरा होता तो 360 डिग्री, P पे है तो 180 डिग्री, राइट? सो दिस इज द मेन फॉर्मूला व्हाट एवर वी हैव टू रिमेंबर कि डेल्टा जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाय लेमडा इनटू x है। Okay, so this is the relation between phase difference and path difference. तो हम फिर से यहाँ पे एक चीज और देख लें कि अगर कोई वेव स्टार्ट हो रही है y एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, टाइम t, तो कोई वेव अगर हमारा ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है और ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई या डेल्टा, मैं यहां डेल्टा लिख देता हूं बिकॉज हमने यूज किया डेल्टा एज द फेज डिफरेंस। हालांकि ये इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट करा दिया। अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो x का वैल्यू 0 है, और अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो डेल्टा भी 0 होगा, क्योंकि इसमें अगर हम 0 डाल दिए तो डेल्टा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, और फेज डिफरेंस 0 हो गया तो डेल्टा यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। तो इसका सीधा सीधा इक्वेशन हमें y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे या मैथ्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, साइन के फंक्शन का ग्राफ, कॉस के फंक्शन का ग्राफ। तो ये साइन के फंक्शन का ग्राफ है। अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो दैट विल बी फंक्शन ऑफ साइन, और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल, विच फॉलोज द साइन फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज कॉल्ड साइनोसॉइडल। तो ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला, अच्छा न्यूटन के पहले इट वाज गिवन टू अस कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, न्यूटन के पहले अर्लियर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एंटायर थियरी भी लिखते जाऊंगा यहाँ पे साइमल्टेनियसली। आई कैन से कि अर्लियर इट वाज मेंशन कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सिंस अर्लियर इट वाज मेंशन कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन modulus of elasticity of medium, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आप पढ़ोगे कि क्या होता है मीडियम। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इस इलास्टिसिटी को हम लोग ई लिखते हैं, एंड दूसरा फैक्टर क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। अर्लियर इट वाज नोन, ये अभी का कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। हम सबको कोरिलेट करने वाले और न्यूटन तक पहुंचने वाले, इसके लिए ये बता रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज गिवन बाय रूट ऑफ E बाई रो। यहाँ पे टर्म्स मस्ट बी क्लियर। V जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एंड E इज द elasticity, modulus of elasticity of medium, and rho is the density of medium. तो पहला density of medium, तो first concept regarding the velocity of sound was given by v is equals to root of E by rho, right? तो न्यूटन जो है उसके बाद न्यूटन का कंसेप्ट आया, तो न्यूटन्स फार्मूला, आई विल राइट न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन ने इसको क्या किया, रेक्टिफाई किया या करेक्ट किया कि हमें पता है
कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। वो हमने ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल दिया ना, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो न्यूटन ने बोला कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट जनरेट होता है। जब आपने एयर कभी डेफिनेटली अगर एयर पंप किया होगा साइकिल के अंदर, तो जब हम पंप करते हैं ना, तो एयर जहां पे कंप्रेस होती है वो पार्ट हीट हो जाता है, राइट, वो पार्ट हीट हो जाता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने बोला था कि नहीं, हीट जनरेट नहीं होता ड्यूरिंग कंप्रेशन, बट हमें पता है कि कंप्रेशन के टाइम पे हीट जनरेट होता है। तो न्यूटन ने क्या बोला था वो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आप लोग को कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आई विल राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, compression and rarefaction is a slow process, slow process. तो ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट्स, ये अपने को पता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम एयर पंप करते हैं साइकिल के अंदर, तो जहां पे एयर कंप्रेस होता है वो पार्ट क्या होता है, कंप्रेस होकर जहां से जाता है वो पार्ट हीट हो जाता है। और जहां रेयरफैक्शन होता है वहां पे कूलिंग होता है, जहां से हीट रिलीज होके बाहर निकलता है ना, वो पार्ट कूल होता है। तो और इसने बताया कि ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोथ आर स्लो प्रोसेस बता दिया। तो जो भी हीट जनरेट होगा इट विल गेट द सफिशिएंट टाइम टू डिसिपेट इन एयर, ठीक है, उसको भरपूर टाइम मिलेगा कि एयर में जाके लॉस हो जाए। इट वाज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन ने बोला कि ये हीट जो है वो लॉस्ट इन एयर हो जाता है, हीट लॉस्ट इन एयर या डिसिपेट, हीट डिसिपेट वर्ड लिख देता हूं मैं, डिसिपेट्स इन एयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, ही सेड, न्यूटन सेड कि जो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द मीडियम। मैं यहां पे लिख देता हूं P जो है वो प्रेशर ऑफ मीडियम है, P इज द प्रेशर ऑफ मीडियम, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम बिकम्स इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो न्यूटन ने, so according to Newton, velocity of sound in air is given by root of P by rho, where P is the pressure of the medium, P is the pressure of medium and rho is the density of air या medium, we can say density of air या medium, जो भी हम लोग लिखना चाहें। तो वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था। बट वी नो, ऑलरेडी हमें पता है कि P जो है वो प्रेशर ऑफ द मीडियम, इट इज P का फॉर्मूला H rho g, एंड फॉर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर है वो H हाइट ऑफ लिक्विड, यहाँ हाइट जो है हाइट ऑफ मर्क्यूरी, आपको पता है कि यहां मैं लिखने वाला हूं कि फॉर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, राइट। स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी आपने पढ़ा है, एनटीपी पढ़ते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो एसटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड एनटीपी दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों टाइम प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वही मैंने बताया, H rho g, H जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है बैरोमीटर में, इट इज गिवन बाय 0.76 मीटर,
into density of air is 13,600 किलोग्राम into g is 9.8, तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 1.013, मैं पूरा लिख देता हूँ, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। ये प्रेशर हो गया, विच इज नियरली समटाइम्स वी राइट ओनली 10⁵ पास्कल, करेक्ट। ये हमारा प्रेशर हो गया, फाइन, ये प्रेशर का वैल्यू। एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg, या रो जो है वो 1.0 सॉरी 1. हाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इट इज क्लोज टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लोज टू, राइट। तो जो प्रेशर, जो वेलोसिटी है, इट इज गिवन बाय रूट ऑफ पी बाई रो बताया ना, पी बाई रो। तो प्रेशर का वैल्यू इज 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो 1.3 के अप्रोक्सीमेटली है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है दैट वी गेट 320 के आसपास हमें मिलता है, या 280 मिलता है, 280 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो ये न्यूटन का फार्मूला है फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड ही गेट अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो एक्चुअल फार्मूला इनिशियल वाला ये था, फिर न्यूटन ने क्या मॉडिफाई किया उसमें और फार्मूला क्या निकाला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखना है, कि उसने इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम को रिप्लेस किया, किससे? ही रिप्लेसेस द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम विद प्रेशर ऑफ द मीडियम। अब हमें यह भी पता है कि न्यूटन ने ये जो बोला ना कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, बट आज के टाइम पे हमें पता है कि न्यूटन ने गलत बोला था, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है ये एक रैपिड प्रोसेस है। तो अगर रैपिड प्रोसेस होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट जनरेट होगा उससे प्रेशर ऑफ द मीडियम बढ़ेगा। इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, आप जरा सोचिए कि घर में हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो प्रेशर कुकर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो हमें पता है कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ रैपिड प्रोसेस, तो ड्यूरिंग दैट वन जो हीट जनरेट होगी उससे प्रेशर ऑफ द मीडियम विल इंक्रीज। तो ये पी नहीं रहेगा बल्कि कुछ और आ जाएगा। तो इसको करेक्ट किया, न्यूटन को करेक्ट किया किसने? लैप्लास ने। तो लैप्लास का करेक्शन हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, नहीं तो हम लोग लैप्लास करेक्शन में जाएंगे। तो लैप्लास करेक्शन क्या है? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसने न्यूटन को करेक्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास, मैं वही बता रहा हूं कि न्यूटन का मॉडिफिकेशन किया, और न्यूटन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। तो जस्ट few lines I will write about this one. So I will write according to Laplace, compression and rarefaction is a rapid process। अगर ये रैपिड प्रोसेस है, so therefore heat generates during this process, अगर हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम increases, so therefore temperature of medium increases, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा
already during this process heat generates, so pressure of the medium will increase. टेम्परेचर तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है. Therefore pressure of medium increases. प्रेशर ऑफ मीडियम क्या होगा, इंक्रीज होगा. वही प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल दिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ेगा. तो therefore he replaces what? न्यूटन ने क्या फॉर्मूला बताया था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या था? V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ P बाई रो. बट इन्होंने क्या बताया कि हीट जनरेट होगा तो प्रेशर ऑफ द मीडियम विल इंक्रीज. सो अकॉर्डिंग टू लैप्लास इसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो P विल बी इक्वल्स टू गैमा P. P को किससे रिप्लेस कर दिया? गैमा P से. तो गैमा एक फैक्टर आ गया इसमें. सो देयरफॉर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ गैमा P बाई रो. ये लैप्लास का करेक्शन हो गया. आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आया. यहाँ पे गैमा जो है वो है स्पेसिफिक हीट रेशियो. गैमा इज Cp बाई Cv. इट इज व्हाट? specific heat ratio. And for monoatomic के लिए, क्योंकि डायटोमिक और ट्राइएटोमिक के लिए इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा. फॉर मोनोएटोमिक इसका वैल्यू है, गैमा का वैल्यू इज 1.41 फॉर मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए. ठीक है. तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, अब अकॉर्डिंग टू लैप्लास हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय रूट ऑफ गैमा P बाई रो. बट हमें सबके वैल्यूज पता है. V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा का वैल्यू 1.41, P का वैल्यू 1.013 into 10 raised to 5 Pascal upon rho density 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो ओवरऑल ये जो वैल्यू आता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड. फाइन. दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो ये हमें मॉडिफाइड फॉर्म किसका मिला? न्यूटन का, विच वाज करेक्टेड बाय लैप्लास. तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, जो करंटली हम यूज करते हैं. ठीक है. तो लैप्लास करेक्शन का भी अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक. अनदर वे विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑलरेडी, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, या फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड. कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे? तो एज वी कैन से इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर का टर्म लाने की बात कर रहे हैं. तो अभी लास्टली हमने जो पार्ट देखा, हमने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है दैट इज V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा P बाई रो. और हमें देखना है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर. तो हम लोग देखते हैं. तो वी कैन राइट, सिंस वेलोसिटी का फॉर्मूला इज दिस वन, सो V विल बी रूट ऑफ गैमा P by rho. Density is mass upon volume. यहाँ मैं लिख देता हूँ, since density is mass upon volume, right? तो this term will be
रूट ऑफ गैमा पीवी, ये वी ऊपर चला जाएगा, अपॉन एम। बट पीवी हमें पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। इट विल बी रूट ऑफ पी गैमा, सॉरी गैमा, यस गैमा, इंस्टेड ऑफ पीवी हम लोग लिख लेते हैं एनआरटी बाई एम। तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये इस टर्म में प्रेशर का टर्म है ही नहीं, देयर इज नो टर्म ऑफ प्रेशर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर velocity of sound in air will be constant, it does not depend on the pressure. So I can say at constant temperature, v will be, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो मैं आगे लिखूंगा नहीं, इस एक्सप्रेशन से ही हमने रिजल्ट ऑलरेडी लिख दिया है कि चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, बिकॉज प्रेशर का टर्म रह ही नहीं गया ना, खत्म हो गया ना, प्रेशर का टर्म नहीं रहा। तो एट कांस्टेंट, आई विल राइट एक सिंगल टर्म कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, सो v इज कांस्टेंट, राइट। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। हम प्रेशर ऑफ द मीडियम डबल कर लें, हाफ कर लें, कैसे भी चेंज कर लें, velocity of sound will not change at all, it will not change at all. Okay, अब दूसरा फैक्टर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, हाउ द टेम्परेचर विल डिपेंड, टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, तो एज वी कैन सी कि टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है कि रूट ऑफ गैमा पी बाई रो, यही लैप्लास वाला, तो हमें मिलेगा, इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ गैमा पी बाई रो, डेंसिटी इज अगेन मास अपॉन वॉल्यूम, ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, वही टर्म हम डायरेक्टली लास्टली लिख सकते थे, बट नहीं लिख रहा हूं मैं। सो वी विल बी रूट ऑफ गैमा पी वी बाई एम। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वॉल्यूम वाला मैं ऐसा लिख रहा हूं और ये वेलोसिटी वाला भी है, तो दोनों वेलोसिटी, दोनों v है, बट एक वेलोसिटी है और दूसरा वॉल्यूम है, तो दोनों एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। सो फॉर दैट आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट। नाउ पीवी क्या है, एनआरटी, सो वी विल बी रूट ऑफ गैमा एनआरटी अपॉन एम। यहां मैं लिख देता हूं कि सिंस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एज वी कैन सी ऑलमोस्ट ऑल टर्म्स, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आई कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। सो हाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड टेक्स प्लेस, तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ temperature, right? So from here I can say कि मान लो अगर वेलोसिटी v1 है और टेम्परेचर t1 है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो इट विल बी रूट ऑफ t1। एंड वही दूसरे फैक्टर के लिए आई कैन राइट v2 इज इक्वल्स टू k रूट ऑफ t2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग 1 बाई 2, तो v1 by v2 is equals to k कैंसिल हो जाएगा, will get root of t1 by t2. So this is very important relation for the formulas. तो v1 by v2 is equals to root of t1 by t2, ये एक बहुत important relation मिल गया हमें। And how temperature and speed of sound depend, that the velocity of sound is directly proportional to square root of temperature. तो ये फैक्टर भी देख लिया। अब एक और फैक्टर है, दैट इज, देखते हैं,
नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, कि कैसे ह्यूमिडिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करेगा। तो वापस से हम लोग देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा p बाई रो, राइट। टर्म तो यही है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि हाउ द ह्यूमिडिटी का क्या होता है, डेंसिटी होता है, राइट। ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर उनका डेंसिटी है। तो अगर गैमा प्रेशर मान लेते हैं अगर कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो, राइट। ये टर्म हमें ऑलरेडी पता। अगर गैमा और p कांस्टेंट है तो फॉर मॉइस्ट एयर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फॉर मॉइस्ट एयर के लिए द वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो m फॉर मॉइस्ट। एंड फॉर ड्राई एयर के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो d फॉर ड्राई, राइट। तो मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, देखते हैं कुछ तो मिलेगा। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर लें तो हमें मिलेगा Vm बाई Vd इज इक्वल्स टू, इनवर्सली है ना, उल्टा हो जाएगा बट रूट में, तो रूट ऑफ रो d बाई रो m, बस। तो इनवर्सली है तो बहुत कॉमन सा टर्म है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉइस्ट एयर is always less dense than dry air, right? Moist air is always less dense than dry air. This is the conclusion. Fine? Yes, and that we can conclude from there. अगर numerical solve करना हुआ तो directly हम ये formula use कर लेंगे। So ये तीनों effect हो गए या factors हो गए which depend on the velocity of sound in air। तो अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट। क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। क्या है डॉपलर्स इफेक्ट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कहीं रोड साइड में बैठे हैं और कोई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रहा है, आप बैठे हो और एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको उसके साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता हुआ सुनाई पड़ता है। इट चेंजेस, इट अपीयर टू चेंज, राइट। और वही एम्बुलेंस आपसे जब दूर जाने लगता है तो भी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है सायरन की वो चेंज होती जाती है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि आप बैठे हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कौन हुए, ऑब्जर्वर। और वो एम्बुलेंस क्या हुआ, सोर्स, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर बैठा है। अगर ऑब्जर्वर बैठा है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ एम्बुलेंस आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई पड़ती है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और जब आपसे दूर जाएगी एम्बुलेंस तो साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई पड़ेगी, कम होती चली जाएगी। तो एक चीज है कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए और उसके वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। आप जरा सोचिए कि एक जगह आप बैठे हो और एम्बुलेंस भी एक ही जगह खड़ी है और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको जो आवाज सुनाई पड़ेगी वो वही सुनाई पड़ेगी जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, चेंज होती हुई नहीं लगेगी आपको। तो देयर इज नो अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चाहे सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी मोशन में होगा एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में, तो देयर विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द
डॉपलर, सो इट इज नोन एज द डॉपलर्स इफेक्ट। तो मैं डॉपलर्स इफेक्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं, सबसे सिंपल क्या है, इट इज द फिनोमिनन, it is the phenomenon of apparent change in frequency if there is relative motion between source and observer। अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन हो गया डॉपलर इफेक्ट का। it is the phenomena of change in frequency if there is the relative motion between source and observer। सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्जर्वर जो सुन रहा है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके लिए, फार्मूला क्या होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। इसका एक जनरल फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और बहुत आसान है याद रखना। इट इज Na is equals to N V plus minus VO upon V minus plus VS। यहाँ पे सारे टर्म्स क्लियर हो जाने चाहिए आपके। N क्या है, Na is the apparent change in frequency, apparent frequency not change, apparent frequency मतलब रिलेटिवली जो फ्रीक्वेंसी चेंज होके सुनाई पड़ेगी। N is the natural frequency, V is the velocity of sound in air, velocity of sound in air। VO is the velocity of observer, VO is the velocity of observer, VS is the velocity of source, फाइन। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, ये प्लस माइनस ऊपर लिखा है, नीचे माइनस प्लस है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, मतलब ऑब्जर्वर बैठा है और सोर्स जो है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बड़ा करना है वैल्यू, तो न्यूमरेटर शुड बी बिगर एंड डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉलर। न्यूमरेटर शुड बी बिगर एंड डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉलर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वैल्यू छोटा होगा, तो वैल्यू छोटा होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर छोटा करने के लिए न्यूमरेटर में माइनस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर में प्लस करना पड़ेगा। ये टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल केसेस हैं, केसेस डॉपलर इफेक्ट के लिए, बिकॉज सारे फार्मूलाज हम यहीं से अब डिसाइड कर लेंगे। मैं पहला केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस आई एम टेकिंग, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, नहीं ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर देते हैं कि इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो गया या व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट तो वीओ क्या हो गया, 0। अब देखिए ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो गया तो मूव कौन करेगा, सोर्स। ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो गया तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो गया, 0। अब इस फार्मूले में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर हम 0 कर लें तो ये पूरा टर्म खत्म ना, v अपॉन v माइनस प्लस वी एस आ जाएगा। तो vo हम निकाल लेते, बाकी सारा टर्म वहां लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, therefore Na is equals to n v upon v minus plus vs, राइट। vo क्या किया हमने, 0 कर दिया, ध्यान रहे vo 0 कर दिया।
अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है या दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे हमने बिठा दिया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो मूव कौन करेगा? सोर्स। हो सकता है सोर्स मूव करे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, वो डाल देते हैं। व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो कॉमन सी बात है क्या होगा? अगर सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि टूवर्ड्स जाएगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बड़ा करना है, अब इसी फॉर्मूले को चेंज करना है हमें, तो फ्रीक्वेंसी बड़ा करना होगा, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है, राइट? और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा होता है। तो हमें वैल्यू, हमने डिसाइड कर लिया कि वैल्यू हमें बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर छोटा कब मिलेगा? जब हम माइनस करेंगे, तो Na विल बी एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला हो गया। अभी दूसरा टर्म बी वाला लिख लें कि यहाँ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर था, अब सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर दूर जाएगा, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हम इस फार्मूले को क्या चेंज करें? वैल्यू छोटा कब होगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, राइट? एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि 3/5 है और 3/10 है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा ना, ये स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया। तो यहाँ हमें पता है कि मूविंग अवे है, दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी है। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, वैल्यू छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए यहाँ प्लस वाला टर्म हमें यूज करना पड़ेगा। आई होप ये पार्ट समझ में आया, ठीक है? सो ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ जस्ट ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे प्लस रखना पड़ेगा। तो प्लस हमें कैसे मिलेगा? मतलब यहाँ प्लस करना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस, यहाँ माइनस था ना, प्लस। तो Na इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस, ये इसका फॉर्मूला मिल गया इस कंडीशन के लिए। अभी यहाँ हमने बोला था कि व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ना रख के हम किसको रख दे रेस्ट पे? सोर्स इज एट रेस्ट। तो अब नेक्स्ट कंडीशन डाल देते हैं कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट। सेकेंड कंडीशन, व्हेन सोर्स, अच्छा यहां पे लिखता हूं मैं सेकेंड कंडीशन कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, अगर सोर्स रेस्ट पे हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स बिकम जीरो। अब देखें हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला था वो क्या था? Na इज इक्वल्स टू एन वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस, यही था ना? अब यहीं से तो हम डिसाइड कर रहे हैं। अब इस फार्मूले से हम लोग डिसाइड करेंगे कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो Vs जो सोर्स है वो रेस्ट पे हो गया, तो ये पार्ट जीरो हो गया, ऊपर का पार्ट रह जाएगा। सो वी विल गेट Na इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट v प्लस माइनस vo अपॉन v, ये टर्म मिलेगा, राइट? अब यहां से हम दो कंडीशन डाल दें, यहां से दो कंडीशन डाल दें। यहां से पहला केस आएगा, फर्स्ट केस क्या आएगा कि व्हेन, अब इसमें एक केस हम लोग ले लें कि सोर्स तो रेस्ट पे है, तो मूव कौन करेगा? ऑब्जर्वर। और जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, और इंक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। सो
कंडीशन डाल देते हैं कि व्हेन सोर्स, तो रेस्ट पे हो गया, ऑब्जर्वर मूव करेगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने वाला है, और इंक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, सो प्लस चाहिए। सो Na विल बी एन वी प्लस वीओ अपॉन वी। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हमने क्या बोला, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। अभी दूर जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स। व्हेन ऑब्जर्वर is moving away from source, away from source, दूर जाएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने वाला है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करना है तो न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर, तो यहां प्लस के जगह हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो Na विल बी एन वी माइनस वीओ अपॉन वी। ये फॉर्मूला हो गया, राइट। अब इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी, अब कोई भी रेस्ट पे नहीं है, दोनों मूव कर रहे हैं, सपोज दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, तो एक कंडीशन है व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दूसरा कंडीशन व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मैं तीसरा वाला कंडीशन लेता हूं कि व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो थर्ड केस आई एम गोइंग टू टेक व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, source and observer both are moving towards each other, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अरे दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो कम होता जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बड़ा करने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, कीप दैट इन माइंड। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Na इज इक्वल्स टू एन, न्यूमरेटर बड़ा कब होगा, जब हम v में v प्लस करेंगे, और डिनोमिनेटर छोटा करना है तो v में से माइनस करना पड़ेगा, दिस बिकम द फॉर्मूला, राइट। और इसकी लास्ट कंडीशन है कि व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर जाए एक दूसरे से, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, डिक्रीज करना है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा मतलब न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। तो कंडीशन क्या आ रही है, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर are moving away from each other, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी है, तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, Na is equals to NV minus VO upon V plus VS। ऑल टर्म्स ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को। आई होप ये डॉपलर इफेक्ट प्रॉपरली आप लोगों ने अच्छे से समझा है। मैंने यहाँ डायग्राम वैसा नहीं बनाया, आप लोग को चाहिए तो बना सकते हो। लाइक अगर हमने यहाँ ले लिया कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, तो हमने एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि ये सोर्स है एंड सोर्स इज एट रेस्ट, राइट। एंड दोनों कंडीशन है कि अब कौन मूव करेगा, मान लो ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर इज मूविंग, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, एंड सेकेंडली ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। कुछ ऐसा कंसेप्ट हम लोग बना के समझ सकते हैं, बट आई होप आप लोग को एंटायर पार्ट समझ में आया है।
तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अनदर वे वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, अब थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। तो पहला है लाउडनेस, क्वालिटीज ऑफ साउंड, कि दो साउंड नोट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला टर्म है, ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बस आपको जो की वर्ड्स हैं वो समझ में आ जाए तो दैट विल बी सफिशिएंट एट ऑल। क्वालिटीज ऑफ साउंड, कि दो साउंड नोट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे या कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्वालिटीज, जिसमें से पहला है लाउडनेस। पहला टर्म क्या है, लाउडनेस, कि दो साउंड नोट को लाउडनेस के बिहाफ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि कौन सा लाउड है कौन सा लाउड नहीं है। तो लाउडनेस जो है वो लाउडनेस हमें पता है कि ये डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, इट डिपेंड, कीवर्ड लिख रहा हूँ मैं, इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज आई से रिप्रेजेंट करते हैं, is directly proportional to square of amplitude. Intensity of sound is directly proportional to square of amplitude. That is the same thing, loudness, यही intensity of sound ही loudness है। तो loudness is directly proportional to square of amplitude. आपके लिए मेन क्या है कि loudness depend on the amplitude. आप try to understood कि अगर suppose किसी का नाम कुछ भी है, like किसी का नाम रमेश है, तो मैं नॉर्मली बात करूं रमेश पर्सन से या रमेश स्टूडेंट है कोई, मैं बोलूं कि रमेश आपने होमवर्क किया, तो ये मेरा नॉर्मल साउंड है। ठीक है, लाउडनेस कम है या नहीं है। अगर मैं बोलूं रमेश होमवर्क किया, तो अभी क्या किया मैंने मेरे साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन लाउडनेस, एंड लाउडनेस को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो ये लाउडनेस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टर्म इज पिच, कि दो साउंड नोट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में भी कि पिच क्या है, हाई पिच, लो पिच, ऐसे वर्डिंग्स आपने सुने होंगे डेफिनेटली। पिच क्या होता है, ठीक है, तो पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो वही लिख देता हूं मैं कि पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड ऑन, पिच इज इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं समटाइम्स। हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली जरा समझने की कोशिश करिए कि ये पिच और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, लाइक अभी मैंने बताया था इसका डॉपलर इफेक्ट का जो डेफिनेशन बताया था कि इट इज द phenomenon of apparent change in the frequency when there is the relative motion between source and observer। तो ये नॉर्मल मैंने बात किया। अभी इसी डेफिनेशन को अगर मैं ऐसे बोलूं कि the phenomena of apparent change in the frequency when there is the relative motion between source and observer,
तो अभी मैंने टाइम कम लिया सेकंड स्टेटमेंट में, अगर टाइम कम लिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, राइट। बोलने के लिए टाइम कम लिया ना सेकंड टाइम, पहली बार बड़े आराम से बोला था तो टाइम ज्यादा लगा था। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है ऑलरेडी आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी एफ, अगर मैं एफ से रिप्रेजेंट करूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इनवर्सली क्यों? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। ये रिलेशन है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में। तो आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को समझ में आया पिच का। अब तीसरा आता है टिम्बर और क्वालिटी। इट डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेव फॉर्म के ऊपर। लाइक अगर हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो टाइम पे जो भी कुछ बजते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है बट फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा तबला बज रहा है, कौन सा फ्लूट बज रहा है? क्योंकि सबका वेव फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे फ्लूट एक कांस्टेंट रिदम होता है उसमें, तो उसका एम्पलीट्यूड मान लो ऐसा है, स्ट्रीम लाइन में। और जो ढोलक है या तबला है उसका जो वेव फॉर्म होगा इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। लाइक अगर मैं बात कर ही रहा हूं तो मान लो कि ये फ्लूट का वेव ऐसे जा रहा है, तो जो तबला होगा, तबले का वेव, वो टाइम पीरियड सबका सेम रहेगा, राइट, बट इट विल बी लाइक दिस वे, ऐसे, सॉरी, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस वे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वेव फॉर्म, जो ये वेव बन रही है ना, वेव फॉर्म चेंज है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डिफरेंट वेव फॉर्म, टू साउंड नोट्स कैन बी डिफर बाय डिफरेंट वेव फॉर्म। तो इट डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म। अंडरस्टूड? तो ये 3 क्वालिटीज हैं जो साउंड के हाउ साउंड नोट्स कैन बी डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, दे कैन आइडेंटिफाई ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन। सो आई होप ये भी टॉपिक आप लोग को समझा होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एको। एको क्या है? एको आपको मालूम है कि इट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि ये कोई एक ऑब्स्टिकल है, इसको हम लोग कोई रिजिड ऑब्स्टिकल मान ले, क्लिफ मान ले, क्लिफ, ये क्लिफ है, पहाड़ी है, और समटाइम्स वी से इट ऑब्स्टिकल, और कोई जो सोर्स ऑफ साउंड है वो यहाँ पे है, एंड सोर्स ऑफ साउंड यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये साउंड यहाँ गया, टकराया इससे और वापस आया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें सुनाई पड़ा वो एको होता है, ठीक है। और एको के लिए कंडीशन हमने पढ़ा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन, डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 17 मीटर, और टाइम शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। मिनिमम टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड की। एको के लिए कंडीशन है डिस्टेंस कितना? 0.1 सेकेंड, सॉरी, डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 17 मीटर, एंड या मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर एंड टाइम इज 0.1 सेकेंड। अच्छा, अब बेसिक पार्ट पे आ जाए हम लोग कि यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो यहां गया, ये डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, और रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो डी हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिला? टोटल डिस्टेंस बिकम्स d plus d, that is 2d, राइट। और टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम इज t। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सिंस स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, टाइम, स्पीड निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे v जो है वो टोटल डिस्टेंस हमारा 2d है, तो 2d अपॉन t हो गया। तो फॉर एको, दिस इज द कंडीशन फॉर एको, आई कैन राइट फॉर एको
एको के लिए कंडीशन हमें क्या मिला, 2D इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, राइट। और कंडीशंस तो मैंने बता दिया है कि डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 17 मीटर और टाइम जो है 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एको के लिए, ठीक है। तो आपको एको में अगर डी निकालना है तो इट इज वी इंटू टी बाई टू, एज यू विश, मतलब जो कुछ हमें पूछेगा एको रिलेटेड वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एंटायर जो साउंड का टॉपिक है वो हमने कवर किया इस चैप्टर में। तो आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर का वीडियो समझ में आया, और अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। और ये वन शॉट वीडियो था मेरा साउंड के लिए। मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड किया है इसमें, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।